नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज़ की सीरीज़, ठीक है? और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कौन-सा टॉपिक है हमारा, तो शरभपुरी वंश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन-सा है, हमारा शरभपुरी वंश है, ठीक है? हमसे हमारा पहला प्रश्न क्या है कि इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित थे? ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रसन्नमात्र जो है वो कौन से वंश से संबंधित है, हमें ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है राजर्षि तुल्य कुल वंश, दूसरा है शरभपुरी वंश और तीसरा है पांडु वंश और चौथा है नल वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शरभपुरी वंश। तो जो प्रसन्नमात्र है वो कौन से वंश से रिलेट करते हैं, तो शरभपुरी वंश के थे वो, ठीक है। और इन्होंने जो है कि मल्हार नगर बसाया था, ठीक है, जिससे प्रसन्नपुर के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। और इसका हम डिटेलिंग जो है कि नीचे देख लेते हैं एक बारी। देखिए, जो प्रसन्नमात्र है वो शरभपुरी वंश के शासक थे, ठीक है। और इनकी जो शासनकाल जो थी वो क्या थी, 5वीं से 6ठी शताब्दी तक की थी, ठीक है। इन्होंने निडला नदी, ठीक है, निडला नदी को हम लोग लीलागढ़ नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके किनारे, ठीक है, निडला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया था। प्रसन्नपुर को ही अभी हम लोग मल्हार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, तो गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के, है ना, सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। कौन, प्रसन्नमात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि शरभपुरी राजवंश का कौन सा ऐसा शासक है जो स्वर्ण सिक्के चलाया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शरभराज, दूसरा है नरेंद्र, तीसरा है सुदेवराज और चौथा है प्रसन्नमात्र। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो क्या होगा, प्रसन्नमात्र। अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रसन्नमात्र ने जो है कि गरुड़ युक्त सोने के सिक्के जो है कि इन्होंने चलवाए थे, जो कि प्रचलित थे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी, ठीक है। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि शरभपुरी वंश जो था उस टाइम पे राजधानी क्या क्या थी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इस समय के अनुसार राजाओं ने अपनी राजधानियां जो है कि चेंज करी थी, ठीक है। तो हमें जो है कि ये कूट वाला प्रश्न है, हमें बताना है कि कौन सा जो है कि राजधानी था उस टाइम पे शरभपुरी वंश का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रवरपुर, दूसरा है शरभपुर, ये शरभपुर होगा, ठीक है, तीसरा है सिरपुर और चौथा है प्रसन्नपुर, ठीक है। तो पहले हम डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। देखिए, शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभराज थे, ठीक है। ये तो हमें पता है कि शरभपुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो शरभराज थे। इनका उल्लेख कहाँ पर हुआ है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, ठीक है। एरण अभिलेख किसका था, तो भानुगुप्त का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 510 ईस्वी में अभिलेख किया गया था, ठीक है। इनकी राजधानी क्रमशः थी, ठीक है। देखिए, इनकी राजधानी, देखिए, समय समय के अनुसार जो है कि शासक चेंज हुए और उन्होंने जो है कि राजधानी भी अपनी बदली, ठीक है। तो जब शरभराज थे तो उनकी राजधानी क्या थी, तो शरभपुर थी, ठीक है, ये शरभपुर है। दूसरा, जब प्रसन्नमात्र थे तब इन्होंने अपना कैपिटल किसको बनाया था, तो प्रसन्नपुर को, जिसको मल्हार के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है प्रवरराज प्रथम, और ये जो प्रवरराज प्रथम है, ये इसका जो कैपिटल था वो क्या था, सिरपुर। तो इस तरह से जो कैपिटल है होंगे हमारे कौन कौन से, शरभपुर, दूसरा प्रसन्नपुर, तीसरा सिरपुर, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए, शरभपुर राइट आंसर है, एक सिरपुर है और एक है हमारा क्या, प्रसन्नपुर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा 2, 3, 4 जो आंसर है वो सही होगा। तो कूट में चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से कौन 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 था? ठीक है, हमें यहाँ पर धर्म पूछा जा रहा है कि शरभपुरी राजवंश जो था उस टाइम पे उसका राजधर्म क्या था? पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है शाक्त, तीसरा है चौथा है बौद्ध और लास्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वैष्णव। ठीक है, तो शरभपुरी राजवंश के जो राजा थे, ठीक है, उस टाइम पे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में, ठीक है, 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। ठीक है, इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? ठीक है, तो ये हमें बताना है कि जब 1987 पे जब खुदाई हुआ था तो एक मूर्ति मिली थी हमें, और वो जो मूर्ति है थोड़ा डिफरेंट था, है ना, जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। तो उसे जो है कि शासन ने कौन से स्थान पर रखा है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है मल्हार, दूसरा है स्तनपुर, तीसरा है तालागांव, चौथा है सिरपुर और पांचवा है इनमें अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। इसका हम एक बार डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए, तालागांव में एक ऐसी मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है हमें? तो ये तालागांव से मिली है हमें। तालागांव में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसका शरीर विभिन्न 11 जीवों के अंगों से मिलाकर बना है। ठीक है, कितने जीवों से? तो 11 जीवों के अंगों से मिलाकर के वो बना है। इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। इसे कौन सी प्रतिमा कहा जाता है? तो रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। यह शरभपुरी वंश कालीन मूर्ति मानी जाती है, और इसे कौन से कालीन मूर्ति मानी जाती है? तो यह शरभपुरी कालीन मूर्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये देखिए हमें ये कहाँ से मिला है? तो तालागांव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तालागांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन छत्तीसगढ़ के शरभपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि शरभपुरी शासक कौन था? सुदेवराज। ठीक है, और ये जो सुदेवराज हैं वो अपने अधिकारी इंद्रबल को, ठीक है, किसको? अपने इंद्रबल को, उसका एक अधिकारी था इंद्रबल, उसको किस पद पर जो है कि आसीन किया था, हमसे ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है महाबलाधिकृत, दूसरा है सार्वधिकृत, ठीक है, और तीसरा है महामंडलिक, चौथा है महासमा समा ठीक है, तो जो शरभपुरी वंशी शासक था कौन? सुदेवराज, है ना, कौन? सुदेवराज ने अपने शासनकाल के दौरान इंद्रबल को अपना सर्वाधिकारकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये ऑप्शन बी, सर्वाधिकारकर्ता के रूप में जो है कि इन्होंने इनको अपॉइंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरभपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? ठीक है, हमें बताना है शरभपुरी जो ताम्रपत्र हमें जो प्राप्त हुए हैं वहाँ उनमें से क्या नहीं प्राप्त होता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्या? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, तीसरा है ताम्रपत्र के लेख व उत्कीर्णों के नाम, ठीक है, लेख व उत्कीर्णों के नाम, और चौथा है ताम्रपत्र पर चित्र। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा जो है कि ताम्रपत्र में नहीं होता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होते थे। ठीक है, ये नहीं होता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ताम्रपत्र में चित्र नहीं होते थे। ठीक है, तिथि होती थी, स्थान भी उसमें मेंशन था, ठीक है, और लेखक और जो जिन्होंने किया है उनके भी नाम जो है कि उस पर उल्लेख थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, क्या चीज़ नहीं था शरभपुरी ताम्रपत्र में? तो क्या है? ताम्रपत्र पर चित्र नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्मिलित करना है हमें। ये सूची अ में राजवंशों का नाम दिया गया है और सूची ब में शासकों के नाम दिए गए हैं। हमें जो है कि इसे मिलाना है। ठीक है,
तो देखिए भवदत्त वर्मन है, तो देखिए जो भवदत्त वर्मन है वो शरभपुरी शासक है ना। तो शरभपुरी वंश, तो ए का क्या हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, प्रसन्न मात्र जो है हमारे वो सॉरी सॉरी गलत हो गया हमारा। हमारे जो भवदत्त वर्मन है वो नलवंशी शासक है। ठीक है, नलवंशी शासक है। और जो प्रसन्न मात्र है हमारे वो शरभपुरी शासक हैं। ठीक है, और जो महाशिव गुप्त हैं बालार्जुन, ये हमारे पांडुवंश के हैं। और सिंहराज जो है वो हमारे सोमवंश के हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा 4 से मैच होता है। जो बी है, अरे ए जो है वो 3 है, 3 से मैच हो रहा है। बी जो है वो 4 से मैच हो रहा है। सी जो है वो 1 से होगा और डी जो होगा वो 2 से होगा। तो इस तरीके से 3 4 1 2 ऑप्शन में हम देखते हैं 3 4 1 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, हमें यहाँ पे मैचअप करना है, राजवंश दिए हैं और शासक दिए हैं, हमें उन्हें मैच करना है। ठीक है, तो ये जो नल वंश है, नल वंश से कौन रिलेटेड है हमारे, तो भवदत्त वर्मन। ठीक है, और शरभपुरी वंश से हमारे कौन रिलेटेड है, तो प्रसन्न मात्र। पांडु वंश से कौन है, तो हर्षगुप्त। ठीक है, ये हर्षगुप्त होगा। और चौथा क्या है, सिरपुर का सोमवंश, तो क्या कौन है ये, महाभवगुप्त। ठीक है, तो ए का होगा 4, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 3। तो 4 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 1 2 3। तो ये देखिए जो ऑप्शन डी है 4 1 2 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ओके, ये भी वही वैसा ही है, हमें मैचअप करना है। एक तरफ दिए हैं, एक तरफ दिया गया है वंश और एक तरफ दिया गया है उनके शासक। ठीक है, तो जो नलवंश है, नलवंश से कौन रिलेटेड है, तो नलवंश से हमारे स्कंदवर्मन आएंगे। ठीक है, शरभपुरी से कौन आएगा हमारा, तो शरभपुरी से आएंगे सुखदेवराज। ठीक है, और पांडुवंश से कौन है, तो हमारे तिवरदेव हैं। ठीक है, सोमवंश से कौन है, तो शिवगुप्त। ठीक, तो इसका इसका सीक्वेंस क्या होगा, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। ठीक, 3 4 1 2। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी है 3 4 1 2 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो नलवंश है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो नलवंश है वो भवदत्त वर्मन है। ठीक है, शरभपुरी जो वंश है हमारा उनसे कौन रिलेटेड है, तो प्रसन्न मात्र है। ठीक है, पांडुवंश है वो कहाँ से, तिवरदेव से है। और जो सोमवंश है वो शिवगुप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें भी हमें मैचअप करना है। तो प्रसन्न मात्र कौन से वंश से थे, तो ये शरभपुरी वंश से थे। जो हमारे भीमसेन द्वितीय हैं ये हमारे राजर्षि तुल्य वंश के हैं। ठीक है, और हमारे इंद्रबल जो है वो पांडुवंश से रिलेटेड हैं। और बाहर साय, ठीक है, ये बहरेंद्र साय होगा, ये कलचुरी वंश से। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैचअप होता है। तो पहले हमारा क्या था, ए ऑप्शन का 3 है, फिर उसके बाद बी ऑप्शन का 1 है, सी ऑप्शन का 4 है और डी ऑप्शन का हमारा 2। तो 3 1 4 2 इज द करेक्ट आंसर, 3 1 4 2। तो ऑप्शन ए ये जो आंसर है वो हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें भी मैचअप करना है। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश के वंश से कौन आएगा, तो भीमसेन प्रथम आएंगे। नल वंश से कौन आएगा, तो ओके, तो जो नल वंश है उनसे उसके शासक का नाम क्या है, किससे रिलेटेड, तो स्कंदवर्मन आएगा। शरभपुरी जो है वो जयराज होंगे। ठीक है, और जो पांडु वंश है वो चंद्रगुप्त होंगे। तो इस तरीके से थर्ड वाला ऑप्शन पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आएगा
एंड देन 1 और फिर 4, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 3 2 1 4। ठीक है। हर्षवर्धन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हमारे पांडु वंश से रिलेटेड है। प्रवरराज प्रथम जो है वो शरभपुरी वंश से है। ठीक है। और जो विलास तुंग है वो नल वंश से है। और भीमसेन किससे है, तो राजर्षि तुल्य वंश से। तो फर्स्ट का डी है। ठीक है, फर्स्ट का डी, उसके बाद में सेकेंड का सी, थर्ड का बी, फोर का ए। तो डी सी बी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामास कोसली ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त है। ठीक है, ये गामास कोसली कौन से मुद्रा में, कौन से क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है मल्हार, दूसरा है संबलपुर, तीसरा है आरंग, ठीक है, चौथा है रतनपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मल्हार। ठीक है, तो जो मल्हार क्षेत्र में जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं में ही गामस कोसली ब्राह्मी लिपि जो है कि उत्कीर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरभपुरी वंश के शासक जसराज, ठीक है, जसराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है। ठीक है, जो शरभपुरी वंश है, वंश के जो शासक है कौन, जसराज, उनकी मुद्राओं पर ना किनका चिन्ह अंकित है, हमें ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है किलांकन, दूसरा है गजलक्ष्मी, तीसरा है हनुमान और चौथा है शिवलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गजलक्ष्मी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि शरभपुरी राजवंश की जो राजमुद्रा है उनमें किस चीज़ का चिन्ह हमें मिलता है। तो पहला ऑप्शन है शंख चक्र, दूसरा है हनुमान, तीसरा है गजलक्ष्मी, ठीक है, ये गजलक्ष्मी होगा, फिर चौथा है सूर्य चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गजलक्ष्मी। ठीक है, तो शरभपुरी राजवंश की जो राजमुद्रा है उसमें किसका अंकन था, तो गजलक्ष्मी का अंकन था। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, शरभपुरी वंश की राजमुद्राओं में, ठीक है, किसका, गजलक्ष्मी का अंकन चिन्ह मिलता है। यह चिन्ह इनके समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर लगाया जाता है। ठीक है, ये किस में लगाया जाता है, उनके जितने भी अधिकारी जो पत्र थे उन पर मुहर के तौर पर लगाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है। ठीक है, एक ताला गांव एक जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, कौन सा प्राचीन मंदिर है, हमें ये बताना है। पहला है देवरानी जेठानी मंदिर, दूसरा है बत्तीसा मंदिर, तीसरा है मड़वा मंदिर और चौथा है रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ताला गांव में कौन सा मंदिर स्थित है, तो हमारा जो देवरानी जेठानी का जो मंदिर है वो स्थित है ताला गांव पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, हमें मनियारी नदी के तट पर, ठीक है, कहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन भोरमदेव, दूसरा है चैतुरगढ़, तीसरा है तालागांव, चौथा है कबीरधाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा तालागांव। ठीक है, तो तालागांव से ही हमें क्या रुद्र शिव मंदिर, रुद्र शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई है वहां से, जो कि मनियारी नदी के किनारे पर है, तट पर है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी जेठानी मंदिर अमेरी कापा ताला गांव, ठीक है, और ये जो अमेरी कापा ताला गांव है ये कहाँ पर पड़ता है हमारा, तो बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में पड़ता है। यहाँ रुद्र शिव की प्रतिमा है जिसका निर्माण 11 जीवों की आकृतियों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर किन की मूर्ति है, तो रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है जिसमें
क्या है, 11 जीवों की आकृतियों से मिलकर के ये बना हुआ है। देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है ये? तो भगवान शिव को ये समर्पित है। देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं से 6वीं शताब्दी में शरभपुरी रानियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो शरभपुरियों की जो रानी थी, रानियों ने मिलकर के उसे बनवाया था। कब की है ये मंदिर? तो कौन सी शताब्दी की? तो 5वीं से 6वीं शताब्दी की है ये मंदिर। यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन से शैली में है? तो नागर शैली में है। लाल ईंटों से निर्मित है। ठीक है, इसीलिए जो है कि इसे माना जाता है कि यह गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। ठीक है, अभी मैं बताइए आपको कि देवरानी जेठानी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिरपुर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़, तीसरा है तालागांव, चौथा है कवर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पे है? तो तालागांव पे है, जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवरानी जेठानी मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है? ठीक है, कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को, या भगवान गणेश को, भगवान बुद्ध को, भगवान विश्वकर्मा को, या फिर भगवान कृष्ण को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भगवान शिव। तो जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो कौन से भगवान का है? शिव जी का है। और इसी को ही क्या कहा जाता है? तो रुद्र शिव मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे एग्जामों में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीएससी लाइब्रेरियन में भी पूछा गया है, व्यापम में भी पूछा गया है, और पीएससी प्री में भी यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सिद्धेश्वर मंदिर, चितवारी देव मंदिर, शिव मंदिर, या कुलेश्वर महादेव मंदिर, या फिर देवरानी जेठानी का मंदिर? तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा क्या? देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तालागांव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें तालागांव जो के बारे में, संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें वो बताना है। ठीक है, यह मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, देखिए यह मनियारी नदी के तट पर स्थित है। तो जो तालागांव के संबंध में, ठीक है, तो ये तालागांव जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मनियारी नदी के तट पर स्थित है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर है, तो ये भी क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और मैं आपको बताई हूँ कि यहाँ से क्या मिला है? तो रुद्र शिव की प्रतिमा हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी कथने सत्य हैं। ठीक है, तो जो लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऊपर जो दिए गए हैं ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो यस, तीनों ऑप्शंस यहाँ पर सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? हमसे पूछा जा रहा है पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बारसूर में, रतनपुर में, तीसरा पाली में, चौथा है मल्हार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मल्हार। मल्हार जो है कि सही आंसर है। मल्हार में ही जो है कि हमारे क्या पतालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? डिडनेश्वरी मंदिर की देवी जो है, डिडनेश्वरी देवी जो है वो कौन से स्थल पर स्थित है? ये हमें बताना है। दंतेवाड़ा, बारसूर, मल्हार, और एक है लास्ट रतनपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया क्या? मल्हार। मल्हार में ही क्या है? डिडनेश्वरी देवी मंदिर है हमारा। ठीक है, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है कहाँ पे? हमारा मल्हार में। ठीक है, इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर, मल्हार लीलागढ़ नदी के तट पर बिलासपुर जिले में स्थित एक प्राचीन एवं धार्मिक पर्यटन नगरी है। ठीक है, जो मल्हार है
लीलागढ़ नदी के तट पर है। कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में, तो बिलासपुर जिले में। यह एक प्राचीन एवं धार्मिक पर्यटन नगरी है, जिसे प्राचीन काल में प्रसन्नपुर नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मल्हार को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रसन्नपुर। ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ डिडनेश्वरी माता का मंदिर है। कौन से माता का मंदिर है, तो डिडनेश्वरी माता का मंदिर है। पातालेश्वर मंदिर चतुर्भुजी विष्णु जी की प्रतिमा स्थित है। माँ डिडनेश्वरी की शुद्ध कोले कोयले ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा से अनोखी ध्वनि निकलती है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पातालेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है। ठीक है, हमें बताना पातालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। कोरबा, बिलासपुर, तीसरा है धमतरी और लास्ट है हमारा बस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बिलासपुर। ठीक है, क्योंकि जो मल्हार है, पातालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मल्हार में है। और ये जो मल्हार है वो कहाँ पे पड़ता है, तो बिलासपुर में पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, हमसे जिला पूछा गया है तो क्या होगा, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। हमें बोला जा रहा है यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। दूसरा है, यह स्थान अरपा, लीलागढ़ एवं शिवनाथ नदियों के द्वार पर घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो मल्हार ये जो क्वेश्चन है, ये मल्हार जो जगह है उससे रिलेटेड है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो सेंटेंस दिए हुए कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो पहला बात तो ये कि जो मल्हार है वो पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, ये जो मल्हार जो स्थित है, ये जो जगह है वो अरपा, लीलागढ़ एवं शिवनाथ नदी के द्वार पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं हम, देखिए इधर 1 और दोनों सही है। तो ऑप्शन सी जो है इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।